रिएक्शन होता है मैम स्टोमेटा में। स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा एक डिफरेंट पार्ट है जो आपका गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। सो आप कंफ्यूजन में होना कि व्हाट इज स्ट्रोमा एंड व्हाट इज स्टोमेटा। ओके, यस मैम। तो बताओ इसका ऑकरेंस कहाँ हुआ? स्ट्रोमा में। अब ये बताओ कि डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होगा या इसका प्रोडक्ट क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च नहीं, ग्लूकोज। वो फिर स्टोर होके क्या बन जाएगा? स्टार्च, ठीक है। ठीक है, हाँ या ना? यस मैम। यूज क्या होता है यहाँ पर? एटीपी और NADPH। ये बने कहाँ पर थे? लाइट रिएक्शन में। एल्कोहॉल और लाइट रिएक्शन में। हाँ, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे। तो अब ये बताओ कि ये जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? लाइट रिएक्शन। लाइट ऑफ लाइट रिएक्शन। यस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इतना सबको क्लियर है कि डार्क रिएक्शन क्या होता है और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? यस मैम। यस मैम। तो अब ये आपका जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। ये तो हम समझ ही गए। इसमें क्या यूज होता है? एटीपी NADPH। अब ये जो आपका O2 है जो फॉर्म हुआ था लाइट रिएक्शन में, वो तो क्या हो गया था? रिलीज हो गया था इनटू द एटमॉस्फेयर, हाँ या ना? यस मैम। और एटीपी और NADPH का क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एटीपी और NADPH को यूज करके जो प्रोसेस क्या बनाती है? ग्लूकोज। उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्लियर समझ में आ गया गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड। ग्लूकोज बनाती है। हाँ, अभी देखो हमने क्या करा था? फोटोसिंथेसिस करा था। उसमें क्या बनाया था? अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाया था और ऑटो लिबरेट करी थी, है ना? मैम। है ना? तो जब वो बनी थी तो अभी हमने क्या पढ़ा है? लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी बन गया, NADPH बन गया और O2 बन गया। तो O2 तो रिलीज हो गया, अब बचा हमारा ग्लूकोज, वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, यस मैम। है ना? तो उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? हमारा डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन। इन दोनों को यूज करके, ठीक है। तो ये फेज लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड तो नहीं करेगा, बट किस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा? मैम प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यस। अब ये बताओ कि ये लाइट इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं हम इस फेज को? यस मैम। क्यों बोल सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैम बिकॉज इसमें लाइट की कोई नीड ही नहीं है। हाँ, किसकी नीड है इसमें? मैम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की। एटीपी और NADPH की। यस। तो ये अल्टीमेटली डिपेंड किसे करेगा? प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो डार्क रिएक्शन हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो क्या होगा कि ये फेज है डार्क में भी हो जाएगा, पर डार्क में या बिना लाइट में ये कब तक हो पाएगा? जब तक इसके पास प्रोडक्ट है। ओके, यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो देखो सबसे पहले लाइट आई थी तो लाइट रिएक्शन में उसका यूज करा था और बनाया था क्या हमने? एटीपी और NADPH, है ना? हाँ या ना? यस मैम। अब ये एटीपी और NADPH कहाँ एंटर करेंगे? डार्क रिएक्शन में। जब ये एंटर करते हैं तो साथ ही साथ हमारा जो CO2 फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में था वो CO2 भी कहाँ आएगा? डार्क रिएक्शन में। जब ये कंपाउंड्स मिलेंगे तो किसका सिंथेसिस होगा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। और यहाँ पर क्या बनेगा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट। जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी हमारा फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेटली कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। अब ये लाइट और सॉरी डार्क रिएक्शन में क्या होता है? हम CO2 को यूज करते हैं और एटीपी और NADPH को यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। है ना? ये जब होते हैं CO2 का जो हमारा यूज होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है C3 और एक होता है C4। एक हमारे पास होता है C3 साइकिल और एक होता है C4 साइकिल।
तो जो प्लांट्स C3 साइकिल को करेंगे उसको हम C3 प्लांट बोल सकते हैं। यस मैम। और जो C4 साइकिल को फॉलो करेंगे उसको हम C4 प्लांट बोलेंगे। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो अब हमारा जो CO2 को एसिमिलेट कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो CO2 को यूज कर रहे हैं वो दो डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है C3 साइकिल और एक होता है हमारे पास C4 साइकिल। ठीक है, तो जो C3 साइकिल को यूज करेगा उसको हम C3 प्लांट बोलेंगे। यस मैम। और जो C4 को फॉलो करेगा उसको हम C4 प्लांट बोलेंगे। यस मैम। है ना। अब ये जो C3 साइकिल होता है उसमें CO2 को जो यूज करके हम प्राइमरी एक्सेप्ट, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP। ठीक है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ओके। यस मैम। और RUBP से जो फर्स्ट टेबल, मतलब ये दोनों प्लस होके ऐड होके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पर? RUBP और CO2 मिलके क्या बनाएंगे? ये किसी को कुछ आइडिया है? ये बनाएंगे PGA। PGA का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट टेबल कंपाउंड C3 साइकिल में कौन सा बनेगा? PGA। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अब ये CO2 का फिर से यहाँ पर यूज होगा, एसिमिलेट करें, हम यूज कर रहे हैं, बट इसको प्राइमरी एक्सपेक्ट कौन करता है? पैक, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो क्या है? कार्बन कंपाउंड है। ओके। यस मैम। अब जब इन दोनों का एडिशन होता है तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते क्या है? OAA, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इतनी बात समझ में आई ना सबको? यस मैम। यस मैम। रिपीट करना। देखो C4 साइकिल से रिपीट करूं? यस मैम। तो देखो C4 साइकिल में क्या होता है, इसमें भी CO2 का यूज होता है। तो CO2 सबसे पहले किसके पास आता है? पैप के पास। तो इस पैप का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अब ये दोनों मिक्स होके जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं वो बनाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। है ना। अब ये जो C3 साइकिल है वो ऑल प्लांट्स में होता है। जितने भी हमारे प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, उनके अंदर मिलेगा C3 साइकिल। तो C4 में C3 मिलेगा या नहीं? यस मैम, मिलेगा। है ना, क्योंकि वो भी तो एक प्लांट है। तो पहले वो करेगा C4, फिर करेगा C3 और अल्टीमेटली क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो अभी किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि C3 सिर्फ C3 प्लांट्स में होगा? यस मैम। नो मैम। किसी को भी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है C3 और C4 में? मैम आपने बताया कि जो C3 साइकिल है वो ऑल प्लांट्स के लिए, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन मैम C4 साइकिल वो समझ में नहीं है किसके लिए है। C4 साइकिल में क्या है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया, प्लांट के पास आया, तो उसको सबसे पहले कैप्चर किसने किया? उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन है। C4 में किसने सबसे लिया? पैप ने लिया, और उसके साथ प्रोडक्ट क्या बनाया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, बट हम जब बात करें C3 की, तो C3 में CO2 को सबसे पहले कौन लेगा? RUBP, और जो क्या बनाएगा? PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर जैसे ही कार्बन आया और उसके बाद जो पहला कंपाउंड बना है, उसके बेसिस पे हमने इन दोनों को क्या करे है? डिफरेंशिएट करा। अब समझ में आया? यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो हमने क्या करा? CO2 का यूज करा दो डिफरेंट टाइप में, एक था C3 और एक था C4। तो जो C3 में सबसे पहले क्या बना था? 3,3-PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, इतना Yes, समझ में आया कि पहला कौन बनेगा? और इसको किसने डिस्कवर करा था? मैनुएल कैल्विन ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? कैल्विन साइकिल। ओके। यस मैम।
तो केल्विन साइकिल कौन सा होगा हमारा, C3 वाला। अब ये जो C4 है उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा बनता है, OAA, दैट इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन एटम्स का होता है, 4 का, और ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, और ये होता है 4 कार्बन का। ओके मैम। यस मैम। यस मैम, ये जो C3 पाथवे और C4 पाथवे है, अगर इसकी हमें डेफिनेशन या पूछने को आ जाए तो आपने जैसे ये डायग्राम, ये टेबल बता रखी है, वो बना सकते तो उसमें ही मार्क्स मिल जाएंगे हमें। हाँ, बट आपको यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करना पड़ेगी। जैसे ये RUBP लिखा है तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर हमारा C3 में RUBP होगा, पर यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर पैक होता है इन केस ऑफ C4। ठीक है। यस मैम। और इसको कौन कैटेलाइज करता है, रूबिस्को। इस रिएक्शन को कौन करेगा, रूबिस्को, एक एंजाइम है, और इसको कौन करता है, पेप कार्बोक्सिलेज। तो आप ये जो भी लिखे हैं आप इनको क्या जोड़ के एक डेफिनेशन बना सकते हो और लिख सकते हो, और अल्टीमेटली ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है जी। यस मैम। तो आप समझ गए ना ये पूरा। यस मैम। तो C3 C4 का डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। अब हम स्टार्ट करेंगे C3 पाथवे कि C3 पाथवे एग्जैक्टली होता कैसे है। तो पहली बात तो होगा कि ये सारे प्लांट्स में होगा, इतना तो सबको क्लियर है। यस मैम। तो अब इसकी स्टेजेस है, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन भी, फिर होता है रिडक्शन और फिर होता है रीजनरेशन। तो अब ये समझो कि कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और रिडक्शन में तीनों में सिंपली मतलब क्या है, फिर उसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। यस मैम। तो जो हमारा CO2 और RUBP रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर मैम, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, या फिर इसमें से इतना ही समझते। ठीक है। यस मैम। ये हमारा कौन से वाले में होगा, फर्स्ट स्टेप में, जहां पर कार्बन का क्या हुआ, फिक्स कर ली, एक कंपाउंड बनाया जिससे कार्बन क्या हो गई, हमारी फिक्स हो गई। ठीक है। ठीक है गाइस। यस मैम। यस मैम। अब ये कहा जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और क्या बनाएगा, ग्लिसरल डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है। ठीक है। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ये बन गया। अब लास्ट वाली स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बना लेंगे, कन्वर्ट होके ग्लूकोज बना लेंगे। ओके। यस मैम। और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वापस किसकी सिंथेसिस करेंगे, RUBP की। दैट मीन्स जो RUBP हमारा यूज हो गया था एक बार, उसको हमको वापस रीजनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी तो आएंगे जिनको एक्सेप्ट करने वाला कोई होना चाहिए। अगर सारे RUBP खत्म हो जाएंगे तो CO2 को कोई एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नो मैम, है ना। इसीलिए हमको RUBP तो रिक्वायर्ड होगा ना कि वापस से अवेलेबल हो, ताकि दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल आएगा उसको भी कोई ना कोई कैप्चर करने वाला हो। हाँ या ना। यस मैम। तो इस RUBP से अल्टीमेटली मतलब ऐड होके क्या बन गया, ग्लूकोज तो बन गया, पर ये जो बना था हमारा रिडक्शन में जो कंपाउंड बना था, उस कंपाउंड से हमने वापस क्या करा, RUBP। ठीक है, ताकि नेक्स्ट CO2 का जो मॉलिक्यूल है उसको भी कोई एक्सेप्ट करने वाला हो। क्लियर है मैम? हाँ मैम, जिस तरह आप यहाँ में समझा रही हैं मीनाक्षी, तो बाद में आप ब्रेक हो रही है। मीनाक्षी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैम, अब आ रही है? हाँ हाँ बेटर। मैम, मैं बोल रही हूँ जो आप स्लाइड पे हमें समझा रही हैं वो आप सेंड कर देंगी तो जो आपने नोट किया है वो भी आ जाएगा ना उसमें? हाँ हाँ, ये भी आ जाएगा ना। अभी तक जितने सारे नोट्स मैंने दिए थे उसमें ये लिखा हुआ भी आता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो अभी आपको समझ में आया कि इस केल्विन साइकिल में एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या होता है, इस स्टेप्स का मतलब समझ में आया। यस मैम। यस मैम। आपने क्वेश्चन ये पूछा कि मैम आपने इतना कुछ बता दिया, आपने बोला कि ATP और NADP H यूज होंगे,
वो तो कहीं यूज हुए ही नहीं, आपने ऐसा तो पूछा ही नहीं। क्यों? आना चाहिए ना ऐसा क्वेश्चन। यस मैम। मैम आपने इतना बता दिया, ग्लूकोज तो बना लिया, पर यहाँ पर आपने एटीपी और एनएडीपीएच तो कहीं बताया ही नहीं। पर मैं वो तो एनर्जी की फॉर्म है ना। हाँ तो उस एनर्जी को हम यूज तो करेंगे ना, तो वो कहाँ यूज हो रही है? अभी तक आपको समझ में आया क्या? मैम इसमें CO2 प्लस यूबी RUBP बन रहा है, क्या पता उसमें ATP का यूज हो रहा हो, और इसमें इतनी सारी चीजों में जो स्टेट चेंज हो रही है उसमें यूज हो रहा होगा। पर हमको पता होना चाहिए हो पा रहा है। इशिका आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि इन्हीं स्टेप्स में क्या होता है, एटीपी का और एनएडीपी का यूज होता है। तो अब ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पर यूज हो रहे हैं और कितने यूज हो रहे हैं, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया ना, केल्विन साइकिल समझे? यस मैम। तो मैंने यस क्या बोला मैम। था, सबसे पहले आरयूबीपी आएगा और उसको कौन किसको एक्सेप्ट करेगा? आरयूबीपी, ये आपका आरयूबीपी है जी, कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का, 5 कार्बन। जो किसको एक्सेप्ट करेगा? CO2 को। ठीक है, तो ये अभी सपोज करो एक CO2 को हमको लेना है ना, यहाँ पर 6 लिखे बट आप अभी एक को समझो। कितनी बात समझ में आई? यस मैम। तो ये दोनों यस कौन मैम। सा एंजाइम आएगा यहाँ पर? र्यूबिस्को। इसको जो एक्सेप्ट करवाना है वो किसको करवाएगा? कौन एंजाइम उसको हेल्प करेगा? र्यूबिस्को। रुबिस्को। अब इस र्यूबिस्को की ना एक प्रॉपर्टी होती है, जो वो ना CO2 को भी ले सकता है और O2 को भी ले सकता है। ठीक है, तो CO2 को लेगा तब तो ये हो जाएगा, पर जब वो O2 को ले लेता है ना, तो इस पार्ट में हमारा अगला मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा समझ में आया मतलब क्या होता है? आया ना या नहीं? जिया, अनंत, शिवानी। मैम मैम आप थोड़ा सा बता दो। हाँ देखो, ये जो हमारा रिबिस्को है वो एक एंजाइम है। तो रिबिस्को क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक्सेप्ट करता है, तब जाके ये रिएक्शन आगे जाएगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा। पर इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो फर्दर रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, मैम यस मैम। अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी आपको ये बता दी थी कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, अदरवाइज आप रिबिस्को को वहां पे भूल जाओगे तो। ठीक है, यस मैम। क्लियर? अब इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया? रुबिस्को और CO2 ने एक PGA बनाया। ठीक है, तो PGA कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स का होता है। ठीक है, तो जब ये 3 कार्बन का होता है, जब हम सिंगल CO2 यूज करेंगे तो ये टोटल 6 कार्बन होंगे, 5 इसके और 1 इसका। यस मैम। तो ये 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए या सिंगल मॉलिक्यूल होना चाहिए PGA का? मैम 2। है ना, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इंटू 2 करोगे तो आपको अल्टीमेटली वापस 6 कार्बन मिल जाएंगे, है ना। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यूज करा तो क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। तो सिमिलरली जब 6 को यूज करेंगे तो 12 मिल जाएंगे, 6 इंटू 2, ये 2 में 6 को यस मल्टीप्लाई मैम। करोगे तो ये बन गए। समझ में आएगा इतना पार्ट? यस मैम। ये हमारी कौन सी हो गई? स्टेप 1 दैट इज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यस मैम। अब आपका यस जो मैम। ATP और NADPH था, जो हम लाइट रिएक्शन से लाए थे, उसको यूज करेंगे। तो जब इस PGA का कन्वर्शन हमने क्या करा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में करा। ठीक है, जब इसका कन्वर्शन करा तो हमको कितने यहाँ पर ATP और NADPH लगे? तो अगर हम सिंगल CO2 का जब यूज कर रहे हैं तो हमको क्या लगेंगे? 2 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। ठीक है, यस मैम। 12 क्यों आएगा? जब इंटू 6 यहाँ हो जाएगा, 6 इंटू 2। अभी हम सिंगल की बात कर रहे तो 2 ही लग रहे थे, तो यहाँ अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा आपका। यस मैम। तो ये आपके 12 ATPs कब यूज होंगे? जब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस। सबको क्लियर हुई इतनी बात?
यस मैम। यस मैम। है ना। सिमिलरली NADPH का भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर वापस 6 into 2 लिख सकते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए अगर 2 लग रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 into 2 होना चाहिए, दैट इज 12 NADPH। ओके, यस मैम। अब ये बन गया हमारा क्या, रिडक्शन वाला स्टेप खत्म हुआ। ठीक है मैम हाँ, ये जो केल्विन साइकिल है ये रुबिस्को से स्टार्ट हुई है, फर्स्ट स्टेप ये रुबिस्को है ना इसका? हाँ RuBP और 6CO2 इन दोनों को कैटेलाइज करने वाले, इन दोनों को भी कोई मिक्स करने वाला होना चाहिए ना। तो ये करेगा हमको रिबिस्को। रिबिस्को क्या करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करके किसको देगा, RuBP को, ताकि क्या फॉर्म हो जाए, PGA। ओके यस मैम। ठीक है। और तो मैम यहाँ फिर मीनाक्षी, यस मैम। मैम फिर उसके बाद यहाँ पे मैम जो क्या कहते हैं यहाँ पे 12 ATP बनेंगे इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद में। ये 12 ATP और NADPH जो हम लाइट रिएक्शन से लाए थे वो यूज हो गए हैं। किसका ओके यूज मैम। क्यों हो गए, क्योंकि हमको नेक्स्ट हमने जो प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका इंटर कन्वर्जन हुआ यस मैम। और किस फॉर्म में चेंज हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इतना समझ में आ गया। यस मैम। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बना लेंगे, मैंने आपको बोला था ग्लूकोज बनाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। यस मैम। और कुछ मॉलिक्यूल्स वापस साइकिल में जाएंगे। क्यों जाएंगे, RuBP को बनाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, ताकि अगर कोई नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए ना। यस मैम। यस मैम। तो कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ हो गए, वापस साइकिल में चले गए और किसको जनरेट करा, उनने RuBP को। जब ये RuBP को कर रहे थे, तो जब अगर हम सिंगल CO2 की बात करें तो एक ATP हमको इस स्टेप में लगेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 2 ATP इस स्टेप में यस लगेगा, मैम। एक ATP यहाँ लग गया। अब जब लगेगा एक CO2 की बात करोगे तो अब 1 into 6 करोगे तो आपके 6 ATP हो जाएंगे। यस मैम। है ना। तो अल्टीमेटली जब हम बात करें एक CO2 के लिए हमको क्या लगा, कितने ATP और NADPH लगे, बताओ, काउंट करो। यहाँ पे 2 ये वाले ATP हो गए, जिया, इशिका, यस मैम। है ना, और एक ATP ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम 3 ATP बोल सकते हैं कि एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP यूज हो गए। यस मैम। और NADPH कितने लगे थे, सिर्फ 2, तो 2 NADPH हो गए। कैलकुलेशन समझ में आया कि जो ATP और NADPH कहाँ लगे और कितने लगे। यस मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। अभी किसी को किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। तो बताओ कि कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था हमारे फर्स्ट वाले स्टेप में। मैम उसमें हुआ था रुबिस्को ने CO2 एक्सेप्ट करा और किसको दिया, RuBP को, और फाइनली क्या बनाया, PGA। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का। तो कैसे बना ये समझ में आया, ये PGA, यस है ना। तो ये कहाँ होगा, कार्बोक्सिलेशन में। इसमें हमारा एंजाइम लगता है कौन सा, रुबिस्को। तो इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बाइफॉस्फेट और सॉरी राइबोलेस RuBP, और ये राइबोलेस बाइफॉस्फेट होगा, और C और O का मतलब है कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस। क्यों, क्योंकि ये CO2 को भी एक्सेप्ट कर सकता है और O2 को भी कर सकता है, इसीलिए इसके नाम में क्या आया, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। क्लियर? यस मैम। तो इतना सबको समझ में आ गया ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा जो केल्विन साइकिल है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है, PGA का फॉर्मेशन। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस मैम। और रिव्यूज को अपने बायोमोलिक्यूल्स में जब एंजाइम्स पढ़े थे तब उसमें पढ़ा होगा कि मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम पूरे वर्ल्ड में या पूरे बायोस्फीयर में कौन सा होता है ना। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ये आपको एज इट इज सेंटेंस आ सकता है। ओके
Yes, Yes, ma'am. ma'am. पहला स्टेप सबको क्लियर है? कार्बन Yes. ट्रांजिशन वाला कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? गाइस, इज एनीवन देयर? No, Yes, ma'am. ma'am. समझ में आ गया ना सबको? अब नेक्स्ट आया हमारा जो पीजीए फॉर्म हो गया था, अब उससे हम क्या बनाएंगे? फाइनली जाके क्या बनेगा? ग्लिसराइड क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया। ग्लिसराइड मैम, इसका नाम भूल गए। पीजीए का नाम तो याद है ना? यस मैम, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना? तो ये जब कन्वर्ट होके पहले क्या बनाएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस और मैम। फिर ये क्या बनाता है? कन्वर्ट होके ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट। इतनी बात भी समझ में आई? यस मैम। तो इससे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। पर कुछ ग्लूकोज। मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? RuBP। रीजनरेशन स्टेप में जाएंगे, यस मैम। है ना? तो देखो, इसमें ये लिखा है कि 2 एटीपी और 2 NADPH। जब ये प्रोसेस हो रहा था, पीजीए से क्या बन रहा था? ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ हमको कितने एटीपी लगे थे एक कार्बन के लिए? जब एक कार्बन के लिए हमको स्टेप में कितने एटीपी लगे थे? 2 एटीपी लगे थे यस मैम। और 2 NADPH भी लग गए थे। तो 6 के लिए कितने लगेंगे? 12 ATP और 12 NADPH, है ना? तो इस स्टेप में कितने एटीपी और NADPH यूटिलाइज होंगे? इतना बात समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. अब जो ग्लूकोज होता है उसमें उसका फॉर्मूला बताओ। C6H12O6। दैट मीन्स जब हम 6 CO2 को फिक्स करेंगे जब जाके एक ग्लूकोज बनेगा ना, यस मैम। है ना? जब एक CO2 आएगा तो एक बार साइकिल चलेगा। तो अल्टीमेटली अगर ग्लूकोज बनाना है तो 6 CO2 चाहिए, इसलिए मुझे साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। यस मैम। तो मतलब एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए एक साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम। तो ये देखो, फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल्स एंड 6 टन्स, मतलब जब 6 CO2 और 6 टन साइकिल के आएंगे तब जाके क्या बनेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। है ना? अब लास्ट स्टेप क्या है? जो हमारे ग्लिसरल्डिहाइड थे, ग्लिसरल्डिहाइड मैम, इसमें टाइम कितना लगता होगा? ये इसमें 6 टाइम साइकिल चलती है, फिर एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस आपको पता चलता है क्या? अब मैम। फूड क्या है, अपना प्लांट तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। एंजाइम्स की प्रेजेंस से क्या होती है? सारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इतनी Fast हो बात को आप जाते हैं। एग्री करते हो? यस मैम, यहाँ फास्ट हो पर जाती भी है जो जैसे। सारी रिएक्शन है उनको कोई ना कोई कैटेलाइज कर रहा है। तो जो 100 साल में रिएक्शन होगी विद इन 10 मिली सेकेंड्स में वो हो जाएगी। किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम के है थ्रू। ना? तो ये सब एंजाइम्स का काम है कि इन रिएक्शन को फास्ट करना है। ओके? ओके मैम। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने क्या बना लिया था? ग्लूकोज बना लिया था, है ना? और कुछ ने RuBP, क्यों बनाया था RuBP? क्योंकि मैम बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को आने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, टू फिक्स अदर CO2 मॉलिक्यूल्स, हम इतना बोल सकते हैं, यस मैम। है ना? जब ये स्टेप हो रहा है तो हमको एक एटीपी फिर से यहाँ रिक्वायर्ड होगा, यस मैम। है ना? एक एटीपी यहाँ रिक्वायर्ड हुआ। तो अल्टीमेटली बताओ कि हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड था, उसके लिए हमको कितने एटीपी और NADPH लगे? मैम 3 ATP और 2 NADPH। तो ये 2 लगे और 3 लगेगी, ठीक है, करेक्ट। अब ये बताओ कि जब यहाँ पर हमको ग्लूकोज बनाना है उसके लिए मुझे 6 CO2 चाहिए, तो इसके लिए कितने एटीपी लगेंगे और कितने NADPH? 12। मैम 18 ATP और 12 NADPH। तो सबको ये कंक्लूजन समझ में आया? यस मैम।
एक दोबारा बताना मैम, मुझे नहीं आया। हाँ ठीक है, देखो जब हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो हमको एटीपी कितने लग रहे थे? 3। एक 2 कहाँ लग रहे थे हमको? रिडक्शन वाले स्टेप में। और एक कहाँ लग रहा था? रीजनरेशन में। हाँ या ना? यस मैम। है ना? और NADPH हमको 2 कहाँ लग रहे थे? ये रिडक्शन वाले स्टेप में। पर ये कब की बात है? जब सिर्फ एक CO2 था। तो अगर आप इसको पूरा 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा डेटा, क्योंकि हमको बनाना तो अल्टीमेटली ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड के लिए हमको 6 CO2 लगेंगे। दैट मीन्स एक ग्लूकोज को लगाने के लिए हमको क्या? 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। ठीक है? यस मैम। और ये ATP और NADPH कहाँ से आए थे? मैम लाइट रिएक्शन से। यस। तो अब समझ में आया है कि ये लाइट रिएक्शन में जो बने उनका यूज क्या था और कहाँ पर हुआ। यस मैम। है ना? तो समझ में आ गया C3 साइकिल सबको? यस मैम। यस मैम। स्टार्ट करूं? यस मैम। तो अब ये बताओ कि जो हमारा C4 पाथवे था उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना था? ये हमारा CO2 के साथ करा था। तो बना क्या था? OAA बना। एसिटिक एसिड। यस। तो ये और C3 में कौन सा बना था पहला स्टेबल प्रोडक्ट? PGA था। तो ये समझ में आया C3 और C4 में। ये C4 पाथवे क्यों होता है? कुछ प्लांट्स क्या है, ड्राई रीजन में रहते हैं, वहां पर CO2 सपोज कम हो सकता है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो सकती है। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, लाइट हुई, तो ये सब क्या है? फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। ओके? यस मैम। है ना? तो जो प्लांट्स क्या है उनको ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिली थी, तो उन्होंने क्या करा? एडाप्टेशन करा। अपना जो स्ट्रक्चर था उसको क्या करा? थोड़ा सा चेंज करा या मॉडिफाई करा। जो ऑलरेडी प्लांट्स का था उसने उसको क्या करा? मॉडिफाई करा, ताकि वो फोटोसिंथेसिस इन फैक्टर्स के होने के बावजूद भी इफेक्टिवली कर पाए। ओके? ओके? तो इसीलिए क्या हुआ हमारा C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में पहला प्राइमरी एक्सेप्टर होता है पैप, और वो क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके? PRP लिखा है वो। PEP लिखा है। मैम एक बार इसकी फुल फॉर्म बताना। इसका होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये आपको जो नेक्स्ट हम पूरा इसका साइकिल पढ़ेंगे ना उसमें सारे फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं। और इसका होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसमें क्या करा है? मैंने बोला कि एडाप्टेशन करा, तो मैंने क्या बोला था? स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करा था। तो इसमें जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुआ था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है हमारा क्रेन्स एनाटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? C4 का, कि क्रेन्स एनाटॉमी होता क्या है। तो देखो क्या हुआ, सेल के अंदर क्या हुए, हमारा जो अरेंजमेंट था, तो सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स अंदर आ गए, कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए। ओके? यस। उसके पास बंडल शीट सेल्स आए और उन्होंने क्या बना लिया? ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और वेस्कुलर बंडल के पास क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। मैम एक बार रिपीट करना, इंटरनेट इशू था इसलिए सुन नहीं पाया। हाँ ठीक है। क्या हुआ कि ये जो अंदर है ये क्या है? हमारे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स को किसने इनक्लोज करा? बंडल शीट सेल्स ने। अभी मैं BS सेल्स लिख रही हूँ, ठीक है यहाँ पे? ओके, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। क्या हुआ, जो हमारे मीसोफिल सेल्स है लीव्स के, उन्होंने भी यहाँ क्या बना लिया? एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ताकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज मिनिमम हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहे कि बाहर नहीं जाए, ताकि क्या हो? फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो इसने क्या कर लिया कि गैस को यहाँ पर स्टोर करके रख लिया। ओके?
अगर लास्ट इतना वाली yes, शीट पे। अरेंजमेंट होगा तो गैस क्या बाहर जा पाएगी? स्टोमेटा अगर यहाँ पर है, ये स्टोमेटा है, तो अगर इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो CO2 यहाँ प्रेजेंट वाला बाहर जा सकता है क्या? no मैम, तो ये प्लांट क्या कर देता है, ऐसा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर सकता है, तो जिसकी वजह से जो CO2 वाला फैक्टर था फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला, वो क्या है, यहाँ पर नहीं हो पाया। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, समझ में आया मैम सबको व्हाट इज क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं? हाँ मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम जो मीजोफिल है वो हम्म, सेल की टाइप है या फिर सेल वॉल की एक पार्ट है? लीव्स में जो सेल होते हैं ना वो होते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ओके मैम। है ना। तो देखो क्रैन्स एनाटॉमी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ C4 में एक स्पेशल टाइप मैम का, लीव्स यस, लीव्स में जो सेल होते हैं वो क्या बोला था आपने? मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये देखो मीजोफिल सेल्स हर लीव्स में होंगे, जो C3 फॉलो करेंगे उसमें भी होगा। अभी हम C3 और C4 दोनों का स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो इनने मैम क्या करा कि, हाँ मैम मीजोफिल जो सेल है वो लीव्स हम्म, में होती है आपने बताया, लेकिन मैम वो C3 प्लांट्स में होती है, C4 में नहीं होती है। सारे प्लांट्स में होती है मीजोफिल सेल, सारे प्लांट्स में होगी, इतनी बात क्लियर है ना। बट इनका जो अरेंजमेंट है वो डिफर करता है किसमें, C3 और C4 में। ठीक है, यस मैम। मैम बंडल शीट सेल बड़े होते हैं अराउंड क्या बंडल शीट? वेस्कुलर। मैम बंडल शीट सेल इंक बड़े होते हैं एज कंपैरिजन टू C3 प्लांट अलोंग विद वेस्कुलर बंडल। हाँ वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, इनका ना अरेंजमेंट का डिफरेंस है यहाँ पर। जो मीजोफिल सेल्स हमारे C3 वाले में ना, वो ऐसा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहां पर CO2 को उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। पर ये जो है ना, ऐसे डार्क ड्राई क्लाइमेट में है जहाँ पर लाइट एयर और दूसरी कंसेंट्रेशन ये सब क्या है, उनको प्रॉपर मिल नहीं पा रहे, इसीलिए उन्होंने अडॉप्ट किया कि जो है जितने है में है उसमें हमको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना है। क्लियर? यस मैम। ओके, तो क्या करा मीजोफिल सेल ने, बंडल पहले आया हमारा वेस्कुलर बंडल, उसके बाहर कौन सी लेयर आएगी, बंडल शीट, और फिर आएगी मीजोफिल सेल। तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। और यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, है ना। अगर यस क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा या नहीं? मैम होगा। यस मैम। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हुआ। तो ये है हमारा क्या, क्रैन्स एनाटॉमी। तो देखो इसमें क्या होगा कि लाइट सबसे पहले आएगी और क्या करेगी, लाइट रिएक्शन करेगी। यस मैम। लाइट रिएक्शन हो गई है, ATP NADPH बन गए। ठीक है, यस मैम। हाँ या ना। यस मैम। यहाँ पर मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल, इन दोनों में क्या एक्टिविटीज हो रही है, हम बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, तो क्या होगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो हो गई और ATP और NADPH बन गए। तो मैंने बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो C4 में सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, पैप, यस है मैम। ना। पैप एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, OAA, ऑक्सैलो एसिड। जो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का। ओके, मैम किसी का माइक ऑन है। प्लीज सारे अपने माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अभी तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बना, मैलेट बना। ये कहा हो रहा था, मीजोफिल सेल्स में। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो रूबिस्को है वो क्या है, एब्सेंट है। समझ में आए, यहाँ पर पैप ने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर रूबिस्को है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। मैम अगर रूबिस्को तो अबोंडेंट एंजाइम है। अबंडेंट एंजाइम में, पर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं किसके, C4 प्लांट्स के, वहां पर रिबिस्को एब्सेंट होता है। पर जो बंडल शीट है ना उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से C3 साइकिल ऑपरेट हो पाएगी। मैंने बोला था ना C3 सारे प्लांट्स में होती है, C4 हो, कैम हो या C3 इटसेल्फ हो। मैम ये मैलेट क्या है? मैलेट एक इसका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसका दूसरा फॉर्म ही है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। ओके, यस मैम।
अब ये मेलिट कहाँ जाएगा? बंडल शीथ सेल में। और क्या रिलीज कर देगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सेप्ट हुई थी वो यहाँ आके रिलीज हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। है ना? और ये एक क्या कर देगी? पाइरुवेट, एक 3 कार्बन, ये 4 कार्बन है टोटल, तो एक CO2 तो यहाँ आ गया और बचा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या है? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। वापस कहाँ चले जाएंगे? मीजोफिल में। और क्या आ जाएगा? पैप का रीजनरेशन। समझ में है या कंफ्यूजन है? मैम एक बार जल्दी से रिपीट करना। देखो, सबसे पहले क्या है? लाइट है और लाइट रिएक्शन हो गई, दैट मींस एटीपी और NADPH प्रोड्यूस हो गए। एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि डार्क रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करा? मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल में जैसे ही आया तो किसने उसको एक्सेप्ट करा? पैप ने। जब इसने एक्सेप्ट करा तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना हमारा? OA, है ना? जब OA बना तो ये कन्वर्ट हुआ मैलेट में, और ये मैलेट कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ? बंडल शीथ सेल में, है ना? इतना समझ में आया कि ज्यादा फास्ट चले गया? मैम ठीक है ना? अब ये मैलेट क्या करेगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने एक्सेप्ट करी थी उसको फ्री कर देगा। बचे 3 कार्बन तो वो पाइरुवेट के फॉर्म में कहाँ चल जाएंगे? वापस चल जाएंगे मीजोफिल सेल में, और क्या रीजनरेट कर लेंगे? पैप। समझ में आया? यस मैम। अब ये मैम, हाँ मैम जो फोटो रेस्पिरेशन है मैम, उसमें ADP भी यूज हो जाता है, ATP भी यूज हो जाता है मैम, फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैम इसका कोई यूज भी है प्लांट में? नहीं, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, बिल्कुल वेस्ट है। बट ऐसा होता है ना कि कुछ वेस्ट होने के कारण भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना? यस मैम। ऐसा क्योंकि वो वेस्टफुल प्रोसेस है। अब अगर प्लांट में आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो क्या? नो मैम। प्लांट की बॉडी है, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। पर क्या है कि अब उनके पास जो रिब्यूस्को है वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है? ये फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन ATP भी यूज कर लेगा और वेस्ट है, उसका कोई होने का कुछ मतलब नहीं। जैसे हमारा डार्क रिएक्शन हुआ तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बना, वो फूड बना और प्लांट ने उसको यूज करा, एक कुछ काम आया। पर एक फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसका कुछ काम नहीं होता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस ही बोलते हैं। आप ये टर्म्स के साथ हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है? मैम ये फोटो ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करता? क्या मैम फोटो ऑक्सीडेशन क्या हेल्प नहीं करता? मैम जो फोटो रेस्पिरेशन है मैम, इट हेल्प फॉर फोटो ऑक्सीडेशन फॉर प्लांट। अभी हम वो जब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप उसको भी लिंक करने चाहोगे ना तो आपके साथ दूसरों को भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है दीपांशु? तो जब हम वो टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम ये सारे डाउट्स करेंगे, ठीक है? इज दिस फाइन दीपांशु? यस मैम। अभी बस फोटो रेस्पिरेशन का मतलब जान लो कि जब रिव्यूज को O2 को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो रिएक्शन होता है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। वो वेस्ट क्यों है, क्या कर रहा है, वो सब हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है? यस मैम। अब ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो क्या हो गया? फ्री हो गया। कहां पर? बंडल शीथ सेल में। और यहाँ पर आपका कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा? C3 साइकिल, जिससे अल्टीमेटली क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? C3 साइकिल अभी हम पढ़ के आए हैं ना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, वो सब भी होगा। पर कहां पर हो रहा है? ये बंडल शीथ सेल्स में और C4 प्लांट्स, ठीक है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? सबको समझ में आया ना ये? व्हाट इज C4 साइकिल, हाउ डज इट ऑकर्स? मैम ये जो फिगर 13.11 है इसमें क्या हो रहा है? ये फिगर कौन सी है? ये तो बस एक क्या बताया है, मेज जो होता है ना वो एक C4 प्लांट होता है, तो उसका एनाटॉमी का एक स्ट्रक्चर बताया कि आप ये जो पूरा ट्रांस एनाटॉमी बता रहे हो वो यहाँ पर कैसे अरेंज है 13.11 में। और ये जो नेक्स्ट फिगर है अब वो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमने क्रैंस एनाटॉमी पढ़ा ना उसी का यहाँ पे डायग्राम है। तो ये क्या है? आपके वेस्कुलर बंडल्स, और उसके पास क्या है? बंडल शीथ सेल्स। फिर बंडल शीथ सेल से क्या इंक्लोज हुआ? आपका मीजोफिल सेल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब वहां पर उनको हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिल नहीं रही थी प्रॉपर, तो उन्होंने क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया। कैसे स्टोर करा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को फॉर्म करके।
उनने एक्सोलो एसिटिक एसिड बना लिया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गए, और जब जैसे ही उनको जरूरत पड़ी केल्विन साइकिल चलाने की, तो केल्विन साइकिल चल के क्या बना देगी, ग्लूकोज। ओके ओके गाइस, यस मैम। है ना। तो अब देखो किसका कंपैरिजन, C3 का और C4 का। तो C4 का आप पढ़ के आए हो, ये है आपके वेस्कुलर बंडल, फिर आए बंडल शीट, और फिर आए मेसोफिल सेल्स। तो ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो भी हम पढ़ के आए। यस मैम। अब इधर आ जाओ अपने लेफ्ट वाले डायग्राम में, ये हमारा C3 का। तो ये देखो वेस्कुलर बंडल, और ये क्या है हमारे बंडल शीट। तो बंडल शीट में तो लेयर बनाई, पर इसके बाहर आपको कोई आउटर लेयर दिख रही है क्या? नो मैम। मेसोफिल सेल्स स्कैटर्ड है, जैसे ये वाले सब स्कैटर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, इंटरसेल्युलर स्पीसीज। बट आपको C4 में ऐसा दिख रहा है क्या, स्पेस दिख नो रही मैम। है ना। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। मैंने बोला था ना अरेंजमेंट का चेंज होना। तो C3 में कुछ ऐसा अरेंजमेंट था, पर C4 ने क्या करा, अपने अरेंजमेंट को प्रॉपर एक नया बनाया ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हुआ। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के एनाटॉमी को क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, यस मैम। समझ में आया ना सबको? यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी तक जितना भी पढ़ा? नो मैम। अब जो हमारा है ये वाला C4 वाला था, उसको किसने डिस्कवर करा था, हैच और श्लेक ने। ये साइंटिस्ट के नाम है जिसने किसको करा था, C4 पाथवे को डिस्कवर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैच और श्लेक पाथवे। अब ये बताओ कि जो हमारा C3 था उसको हम कौन सा पाथवे बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे कौन सी साइकिल पढ़ी थी हमने? मेल्विन केल्विन। हाँ, मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम था केल्विन साइकिल। और इसको हैच और स्लेक ने डिस्कवर करा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हैच एंड स्लेक पाथवे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। क्या होता है इसमें, CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, RU। और क्या प्रोडक्ट बनाता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। ये कहाँ होता है हमारा, मेसोफिल सेल्स में। ओके, बंडल शीट मेसोफिल अभी हमने पढ़े थे ना। तो मेसोफिल में ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास रिबिस्को नहीं होता है। और कौन सा एंजाइम होता है इसके पास, यहाँ पर इसकी जगह पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला कौन है, पैप कार्बोक्सिलेज। ओके, तो मेसोफिल सेल्स में हमारा OAA बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यस मैम। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएगा, बंडल शीट सेल में। समझ में आया ये वाला स्टेप? यस मैम। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैटलाइज जो करते हैं रिएक्शन को एक बार दोबारा बताना। क्या बताऊं, जो रिएक्शन को ये पैप यस कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, इसको रिएक्शन करवाएगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनवाएगा। ठीक है, यस मैम। अब आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना कहाँ था, मेसोफिल सेल में, जो कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ फिर बाद में, बंडल शीट। बंडल शीट में क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पर क्या बनाएगा ये ट्रांसपोर्ट होके, ग्लूकोज। यस मैम। हाँ मैम ग्लूकोज। है ना, ग्लूकोज बनाएगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, मैम 4। यस 3। 4 कार्बन का है। और जो हमारा C3 साइकिल है वो 3 कार्बन के रिंग के बेसिस पे ही, और ये C4 साइकिल है कार्बन के बेसिस पे ही है। जब 4 फर्स्ट वाला बनता है ना हमें स्टेबल प्रोडक्ट, तो वो हमारा होता है C4 साइकिल। ठीक है, तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हुआ कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, बंडल शीट सेल में। जो हम क्या बनाएंगे, पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, C3 एसिड में। C3 एसिड का नाम कौन सा था, सबसे पहले कौन सा बना था, कौन सा बना था C3 में, मैम PGA। मैलिक एसिड। मैलिक है ना, PGA बना था। PGA से क्या बन जाएगा, फाइनली यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। C3 साइकिल एज इट इज चलेगा, वो रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन वाला।
हाँ या ना, यस जो अभी मैम। बढ़ गया है। अब C3 में से ये क्या हो गया, एक C3 एसिड तो बन गया, ठीक है। और एक क्या हुआ यहाँ पर, C3 एसिड के फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो पैप आया था वो कहाँ वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मीसोफिल में, ताकि वो फर्दर वापस फिक्सेशन कर पाए। तो ये समझे। यस मैम। क्या हुआ, बंडल शीट सेल में C4 एसिड आया और ब्रोक डाउन होके क्या करा उसने, CO2 और C3 मॉलिक्यूल बनाया। तो ये क्या बना था, CO2 जो रिलीज हुआ था, जिससे क्या बना हमारा, ये रिब्यूस्को यहाँ पे फिर से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो रिब्यूस्को प्रेजेंट है, बट मीसोफिल में क्या था, एब्सेंट था। हाँ या ना। यस मैम। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड क्या होगा आपका, पैप होगा, और एक CO2 रिलीज हुआ। अब ये जो C3 मॉलिक्यूल्स दैट इज पैप बना था, वो हमने वापस कहाँ भेज दिया, मीसोफिल में, जिससे फाइनली क्या बन जाएगा, ये पैप बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंटर कन्वर्जन होके फाइनली पैप बन जाता है। ओके। यस मैम। और ये जो आपका CO2 रिलीज हुआ वो क्या बनाएगी, C3 साइकिल में जाएगी, और फाइनली क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज। बंडल शीट सेल के पास कौन सा एंजाइम बहुत ज्यादा होता है, रूबिस्को। और कौन सा एब्सेंट होगा, पेपकेस। पेपकेस क्या कर रहा था, पेपकेस ने क्या करा था, यहाँ पर ये एंजाइम बताया था ना मैंने, पेपकेस इसको ही बोलते है ना, कंफ्यूज मत होना, न्यूट्रलाइज किया था इसने रिएक्शन को। है ना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाया। तो C3 आपको यहाँ से समझ में आया कि C4 हो या कोई सा भी प्लांट हो जिसमें ये C3 होता ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, C3 साइकिल में। ओके। यस मैम। अब ये जो हमने C4 प्लांट्स पढ़ी वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनके पास थी क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है, मैम जब पहले एक वस्कुलर बंडल आता है, फिर उसके बाद बंडल शीट, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिल सेल्स आ जाते हैं, जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बच कॉम्पैक्ट जाती है। अरेंजमेंट हो जाता है, और इसी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, ओके। अब ये कहाँ होते हैं, हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक एरिया में होते हैं। जहां अगर हॉट है, अगर तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो उस टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ये C4 प्लांट्स के फीचर्स है। ठीक है, कितना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। यस मैम। अब ये जो ड्राई और ऐसा मतलब ड्राई और हॉट जो है ऐसा एटमॉस्फेयर, उसमें लाइट भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो। तो इतने लाइट के कारण भी वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्योंकि लाइट भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है guys? यस मैम। अब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि C4 में क्या नहीं होगा आपका, फोटो रेस्पिरेशन। ये आपको याद रहेगा, यस यस मैम। एक्सपेक्ट करके OAA बना दिया था, और ये कहाँ हुआ था, मीसोफिल सेल में हुआ था। हाँ या ना, यस मैम। यस मैम। मीसोफिल सेल में हुआ था, और यहाँ पर क्या था, रिब्यूस्को एब्सेंट था। जब रिब्यूस्को एब्सेंट ही है तो क्या ये हो पाएगा, अगर यहाँ पर नो मैम। एंजाइम है ही नहीं तो क्या यहाँ पर होगा क्या, फोटो रेस्पिरेशन। कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए रिब्यूस्को। ठीक है, यस मैम। और ये क्या होती है, इनकी प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ यील्ड बहुत ज्यादा होती है। बायोमास मतलब यील्ड, कि वो क्रॉप क्या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार फिर से देख ले हमारा C4 वाला साइकिल। यस मैम। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले CO2 आया था, किसके पास आया था, मीसोफिल सेल के पास, और उसने किसके साथ रिएक्ट करा, पैप के साथ। तो फाइनली फिक्स होके क्या बना था आपका, C4 एसिड कौन सा था, OAA था, जो Yes, कहा ma'am. हुआ ट्रांसपोर्ट कौन से सेल में, बंडल शीट सेल्स में। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वाटर प्लाज्मोडेस्माटा, पता है किसी को, दीपांशु, एना, जिया, एनी आइडिया वाटर दिस। हाँ या ना तो बोलो गाइस।
नो मैम। यस मैम। क्या होता है? अभी किसी ने यस बोला था ना, जल्दी बोलो, हमारा C3 साइकिल कंप्लीट, C4 कंप्लीट नहीं होगा। मैं ही बता देती हूँ, दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो उस कनेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, इस एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो यहाँ ये जो C4 एसिड आ गया है, ये क्या कर देगा, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका एक CO2 फ्री हो गया और ये क्या बन गया, C3 एसिड। C3 एसिड कौन सा था यहाँ पर बनेगा, मतलब जो पैप बनाने के लिए हमको चाहिए वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा पैप का। और ये यहाँ पर CO2 कहाँ जाएगा, कौन सी साइकिल में, C3 साइकिल में। मैम और क्या बना लेगा ये अल्टीमेटली, ग्लूकोज। तो अब समझ में आया आपको C4 साइकिल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आएगा, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है C4 और C3 में? नो मैम। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में जो आप पढ़ के कुछ बच्चे आए हैं कुछ नहीं आए हैं, तो अब बताओ इसका आंसर्स बताओ। केमियोस्मोटिक थ्योरी था जो हमने पढ़ा था, एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म, वो किस पे बेस्ड है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसका आंसर है प्रोटॉन ग्रेडियंट? इशिका। यस आंसर डी। सबका आंसर प्रोटॉन ग्रेडियंट है? यस मैम। यस मैम। बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट गाइस, प्लीज बताओ, एनीवन? दीपांशी मैम क्योंकि इशिका बताओ। मैम क्योंकि थैलाकॉइड में जो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन, वो मैम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जाते हैं, जिससे ग्रेडियंट बनता है, जिसे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। करेक्ट। तो जब TS2 से TS1 चल रहा था, यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट हुआ था? प्रोटॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ था। यस मैम। जब ये हो रहा था तब मैंने क्या बोला था कि H+ आयंस एंटर करते हैं। कहां से कहां एंटर करते हैं? हाई टू लो। स्पेस का नाम बताओ। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो ये वाला स्पेस क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? मैम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जा रहे थे। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ये वाली है, और थाइलेकॉइड के अल्टीमेटली ये जाते हैं ल्यूमेन में। मतलब अगर ये थाइलेकॉइड है तो इसकी मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे H+ आयंस। इन H+ आयंस की वजह से होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके थ्रू बाहर निकलते हैं वापस, किसके थ्रू? मैंने बताया था गेट होता है। कौन सा गेट होता है ना? दीपांशु, मीनाक्षी, शिवानी, क्वेश्चन रिपीट करना। अब तो मैंने आंसर ही लिख दिया है। एटीपी सिंथेसिस पढ़ा था जिसके थ्रू ये H+ आयंस वापस ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो जैसे ही ये ग्रेडियंट टूटता है उसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लांट है जो O18 क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, O18 क्या है, एक आइसोटोप ऑक्सीजन का। तो इस प्लांट में क्या होगा कि ये O18 कहां से आ रहा होगा? एनी आइडिया? मैम शायद ग्लूकोज से C6H12O6 में बी। व्हाट अबाउट अदर्स? किसका आंसर था ये? जी आपका था? मैम 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 मीनाक्षी। डी। मैम डी, मुझे भी डी लगता है। अच्छा, मीनाक्षी का भी डी है, और प्रियंका का भी है, और बाकी लोगों का? इशिका का भी डी है। सबका डी है। यस अब मैं इसके बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें तो आप चैट में लिख देना।
अब मुझे ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऐसा होता है, CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस कौन सी गैस लिबरेट होती है, ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है गाइस, यस मैम। है ना। अब ये बताओ कि तुम बोल रहे हो कि ऑप्शन डी, ये प्लांट क्या कर रहा है, O18 को रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, CO2 से या वाटर से? मैम वाटर H2O से। H2O से होता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो अगर इसके पास 18 होगा तो ये 18 यही आएगा ना। यस यस मैम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैम डी। बी। डी क्यों होगा, डी पढ़ो आप क्या लिखा है, C6H12O6 में H2O। डी 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 मैम बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा ना। आप तो बोल रहे थे ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन को तो रिलीज ही नहीं करता, तो फिर वो तो हो ही नहीं सकता ना। अभी समझ में आया? यस मैम। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत जगह आएगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो होती कहाँ से है एग्जैक्टली रिलीज। तो आपको याद रखना है कि वाटर से। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको बस इतना याद रहता है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, वाटर से, तो आपका आंसर एक बार में आ जाता है। अब भूलोगे तो नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि NADP प्लस से क्या फॉर्म हो रहा था, NADPH। इन चारों में से ये कहाँ होगा, PS1 में क्या होता है, PS2 में क्या होता है, PS1 में क्या होता है, पहले तो ये बताओ। BCB आंसर क्या है जी आपका? अपने 3 ऑप्शंस लिखे वापस, पहले बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी। फिर से थोड़ा सा सोचो, PS2 में क्या होता है पहले तो ये बताओ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है गाइस। एम आई ऑडिबल? इसका मैम इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक PS1 है। किसका आंसर है ये? मैम मीनाक्षी। ओके प्रियंका, आपका आंसर डी है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर इज डी? और कोई है डी वाला? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है ज्यादा, आप लोगों का टाइम जा रहा है। इफ यू वांट टू लीव तो मेरा बस एक क्वेश्चन और है शायद इसके बाद। प्रियंका इज सेइंग डी, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि व्हाई योर आंसर इज डी। आदित्य का भी बी है। सब जल्दी आंसर दो, अदरवाइज मैं बताती हूँ क्या है। मैम दे दिया मैंने आंसर, ए है मेरा ऑप्शन। अच्छा आपका ए है मीनाक्षी ना? यस मैम। अच्छा और कोई है क्या? ए बी ए बी ए बी। ठीक है, सबके आंसर हो गए? सबके आंसर्स हो गए? मैं बताऊं अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? यू Yes, विल बी ma'am. वेरी सरप्राइज कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जो आपने सोचा भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अभी कोई बता सकता है कि क्यों डी है? मैम डी कैसे है इसका? क्योंकि मैम जो PS फर्स्ट है उसमें NADPH बनता है, लेकिन PS2 में NADPH नहीं बनता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जेड स्कीम वाला। ओके जी, क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? जल्दी आंसर दो। मैम जो जिसमें PS1 दोनों होते हैं। मैम इसमें वो होता है मैम, फोटोसिंथेसिस जो फोटो सिस्टम होता है उसे लाइट आ रही होती है PS सेकेंड में, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं, फिर मैम ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये इस प्रोसेस में। अभी मैं बताती हूँ। नॉन साइक्लिक जब एटीपी प्रोड्यूस होता है, PS1 और PS2 साथ में काम करते हैं, तब क्या होता है नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक क्या होता है जिसमें कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करता है, 1 या 2? PS1 है ना? 1। ये समझ में आया। तो देखो PS2 में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज। और PS1 जो होता है अगर सिर्फ साइक्लिक होगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी, अगर ये सिर्फ अकेला वर्क कर रहा है। ठीक है, पर जब ये दोनों साथ में काम करेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। अगर PS2 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो NADPH कैसे बनेगा? बन जाएगा क्या अपने आप?
PS1 आया, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो NADPH कैसे बनेगा? कुछ रिस्पॉन्ड करो मैम, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैम एक बार फिर गाइस से बता दीजिए। देखो, PS1 और PS2 जब साथ में काम करते हैं तो उनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना। तो ये लाइट आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होके कहाँ ट्रांसफर होता है? PS1 में। और मैंने क्या बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन का फाइनली यूज हमको क्या होता है? NADPH बनाने में। यस मैम। इतनी बात से एग्री करते हो? अब आपका आंसर बोल रहे हो कि अब PS1 से बन रहा है। अगर ये PS1 अकेला काम कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ, तो NADPH फॉर्म कैसे होगा? यस मैम। नहीं होगा ना। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तभी क्या बनेगा? NADPH। यस मैम। और ये दोनों साथ कौन से पार्ट में काम करते हैं? नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऐसा मत याद रखना कि PS1 में NADPH बन जाता है। बिल्कुल ऐसा सीधा क्लियरली याद करो कि जब हमारा दोनों फर्स्ट वाटर सिस्टम वर्क करेगा तभी जाके NADPH बनेगा, है ना। और ATP क्या है कि जब सिर्फ सिंगल PS1 भी, अगर यहाँ पर होता है कि ATP इज फॉर्म नहीं, अगर आपके पास PS1 ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता, बट इस केस में उन्होंने क्या पूछा है? NADPH का फॉर्मेशन। तो जब कब होगा? जब दोनों फोटो सिस्टम ही वर्क करेंगे। तो वो दोनों किस में करेंगे? नॉन साइक्लिक वाले में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट वाला। डी। डी। समझ में आया? कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में किसी को? मैम नो क्लियर हो मैम। गया। सबको क्लियर हो गया? अब गलत तो नहीं करोगे? नो मैम। नो मैम। अब इसका आंसर दो कि जो आपका प्लास्टोक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करता है? पढ़ के आए हो ना सब? बताओ गाइस, पहले तो ये बताओ कि प्लास्टोक्विनोन हमको मिलता कहाँ है? ये मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। अभी कुछ याद आया? अरे याद आया कि नहीं? एम आई ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज आ मैम यस मैम। मैम याद तो नहीं आया, लेकिन जो इसमें भी मे भी है मैम, सी ऑप्शन सही लग रहा है। सी ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ए लग रहा है बाकी लोगों को? और कोई कुछ रिस्पॉन्स आपका? जिया का ए है, प्रियंका का ए है, आदित्य का ए है। व्हाट अबाउट अदर्स? एक ने सी भी बताया। दीपांशु आपका क्या है आंसर? एना का भी ए है, अशोक का ए है। अच्छा ओके आदित्य, सॉरी शिवानी, आई कांट रिमेम्बर द न्यूज। अभी हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो देखो, जब हमने PS2 पढ़ा था और PS1 पढ़ा था, ठीक है, ऐसे जेड स्कीम पढ़ी थी, इतना याद आया? यस मैम। है ना। जब हमने जेड स्कीम पढ़ी थी तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? थियोफाइटिन ने। इतना याद आया? यस मैम। थियोफाइटिन के बाद ये कहाँ गया? प्लास्टोक्विनोन के पास। अब हमको इसी के बाद जानना है कि ये प्लास्टोक्विनोन किसको दे रहा है। तो एक ऐसा बॉक्स बना हुआ था जिसमें क्या लिखा था? साइटोक्रोम B6F। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। है ना। तो इस प्लास्टोक्विनोन ने किसको ट्रांसपोर्ट किया? इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन आया? साइटोक्रोम B6F। तो PQ ने कहा से लिया था प्लास्टोक्विनोन ने? इलेक्ट्रॉन PS2 से लिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है। फिर से समझा दीजिए। देखो, जेड स्कीम पढ़ा था वो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो जब हमने जेड स्कीम पढ़ा था तो लाइट एनर्जी आई थी PS2 पे और उसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा था। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो कोई ना कोई इसको कैप्चर करने वाला या एक्सेप्ट करने वाला होना था। तो कौन सबसे पहले आया था? थियोफाइटिन। उसके बाद किसको ट्रांसफर हुआ? PQ को, दैट इज योर प्लास्टोक्विनोन। जैसे ये किसको ट्रांसफर हुआ? प्लास्टोक्विनोन को। तो आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है एक्सेप्ट करने वाला, साइटोक्रोम B6F। इतना समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे लिया? PQ ने PS2 से लिया और फाइनली किसको दिया उसने? साइटोक्रोम B6F को। इसका आंसर समझ में आया? यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। सबको क्लियर हो गया?
यस मैम। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू। सबको मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आज स्पीड ठीक था? यस मैम। यस मैम। यस है ना मैम। दीपांशु, आप लोगों को आज स्पीड वाला प्रॉब्लम ठीक लगा? यस मैम। सही थी। हाँ, और क्वेश्चंस वाला किसी ने बोला था, क्वेश्चंस वाला भी आपको ठीक लगा? क्वेश्चंस ऐड किए तो मैंने। यस मैम। और कुछ और भी था क्या? नो या मैम। बस सारे सॉर्ट हो गए? यस मैम। यस।